दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी क्वांटिटी के विषय में बताऊंगा जिसके विषय में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और हम कहीं न कहीं उस चैप्टर को ही पूरा छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। वह ऐसी क्वांटिटी है, वह फ्लक्स है। उसका हम मतलब नहीं समझते हैं। फ्लक्स का मतलब हम फ्लैश से समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप अपनी साइकिल चलाते हैं, आप जो है पैदल जाते हैं और बहुत तेज़ हवा का झोंका आता है, तो क्या महसूस करते हैं? कुछ महसूस करते होंगे। वह हवा का झोंका, चाहे तेज़ हवा, आपको क्या करती है? रोकने का प्रयास करती है। लगता है कि कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर हमको, हमारे फेस पर, हमारे सामने हमको रोक रही है। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं, वाटर फ्लो के केस में। पानी बह रहा है और आप वहाँ खड़े हो जाइए। आपके वहाँ खड़े होने के बाद क्या होता है? लगता है कि वह पानी आपको ढकेल देगा। ठीक है, तो अगर हम एक नई क्वांटिटी पर जाना चाहें, एक नई क्वांटिटी का हम कॉन्सेप्ट बनाना चाहें, एक नई क्वांटिटी का हम परिकल्पना करना चाहें, तो वह परिकल्पना आपके सामने है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। आपने वहाँ क्या देखा? विंड लाइंस देखा। विंड के लाइंस, इस तरह से हवा बह रही है। यहाँ आप हो, यहाँ इस तरह से आप हो, आ रहे हो, और आपको ये क्या करती हैं? फोर्स करती हैं। ठीक ना? वाटर फ्लो कर रहा था, वाटर फ्लो भी क्या कर रहा था? आपको रोक रहा था। तो ऐसे ही केसेस में आपने एक चीज़ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा। आपने वहाँ देखा, क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यह इस तरह से हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब सपोज करते हैं, हम क्या सपोज करते हैं कि कोई सरफेस, एक हाइपोथेटिकल सरफेस एरिया हम लेते हैं। अब वह हाइपोथेटिकल सरफेस एरिया से ये लाइंस क्या कर रही हैं? गुजर रही हैं, उसमें से निकल रही हैं। तो यह जो फ्लक्स है, जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? उसी तरह की हाइपोथेटिकल थिंग्स है, जो क्या होता है, किसके बारे में होता है, किसके माध्यम से होता है, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हमने पीछे आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे किसी चार्ज द्वारा, स्टैटिक चार्ज द्वारा वो बाहर निकलती हैं अथवा अंदर की तरफ आती हैं। तो अगर किसी भी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें? गुजरें, जैसे हवा यहाँ से गुजर रहा था, पानी यहाँ से गुजर रहा था, उसी तरह से एक हम हाइपोथेटिकल सरफेस एरिया ले लें, उस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरे, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है? वह मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। सपोज करिए यह एरिया आपका कितना है? स्मॉल ds है। इस एरिया को हम लोग स्मॉल ds ले रहे हैं, तो जो हमारा फ्लक्स होगा, जिसको हम लोग डिफाइंड करेंगे, वह क्या होगा? क्योंकि हमारा सरफेस एरिया भी क्या है? हमारा सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस सरफेस एरिया का और जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, न्यूमेरिकली जो होता है, वो फ्लक्स के इक्वल होता है। इस फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल ढंग से एक व्यवहारिक उदाहरण देकर के फ्लक्स की अवधारणा मैंने आपको समझाया। आइए इसकी डिफिनीशन, इसके कॉन्सेप्ट को मैं और एक स्टैंडर्ड फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। सपोज करिए कि यह कोई हमारा एक फिक्स पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर से यहाँ से पास कर रही है, और इस पॉइंट पर एक सरफेस एरिया है, और जो वह सरफेस एरिया का नॉर्मल है, वह क्या कर रहा है? इसके डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस सरफेस को एलॉन्ग किसके? इस सरफेस को हम इसके एलॉन्ग, हम कहाँ, यह जो हमारा सरफेस एरिया है, नॉर्मल, इसके नॉर्मल की डायरेक्शंस में हम इस सरफेस को रिजॉल्व करेंगे। उसको रिजॉल्व करिएगा तो वह कितना हो जाएगा आपका? इस डायरेक्शन में वह ds हो जाएगा। जब इसका इस डायरेक्शन में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है? हम ds को क्या लिख सकते हैं? ds कैन बी रिटन एज e डॉट कितना? ds और यहाँ से n कैप। अब आपका ds बाहर हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका वेक्टर e डॉट वेक्टर n कैप। यहाँ से ds बाहर हो गया और यह क्या मिला? e cos ऑफ
थीटा मिला। ठीक है, अब इस कैसे आ गया, ये यहाँ से आया है। अब इसको निकालिएगा ई डॉट एन कैप, तो मॉडुलस ऑफ यह ई होगा और एन कैप का मॉडुलस होगा और कास ऑफ थीटा होगा। तो ई की वैल्यू ई होगी 1 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा कास ऑफ थीटा। तो डी फाई आपका कितना आ गया, डी एस ई कास ऑफ थीटा आ गया। अब इसी चीज़ को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरा निकालना चाहें तो यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ई कास ऑफ थीटा। अब इस तरह से जो है टोटल फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई। आइए अब एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझाएं। आपको थोड़ा सा देखने में यह कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से आपको इसको बताए हैं। ठीक है ना, हम आपके सिलेबस के बेस पर इसको बताते हैं, सिलेबस के आधार पर बताते हैं, ताकि आपको समझने में अच्छा लगे, समझ जाएं उसको कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं, सपोज करिए यह क्या है आपका, कोई एक ठो सरफेस, यह प्लेन है और इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, इसकी डायरेक्शंस जो होगी, इस प्लेन की डायरेक्शंस इस डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास कर रही हैं इस तरह से। यहाँ से मैं यहाँ बना दिया, इसको यहाँ बना दिया। कितना एंगल बना रही हैं इसके साथ, थीटा एंगल बना रही हैं। यह क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब सपोज करें जिस स्मॉल एरिया से ये पास कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वह क्या है, वह आपका डी एस है। ठीक है ना। तो इसके यहाँ से हम यहाँ डी एस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, यूनिट कैप है तो यह आपका डी एस वेक्टर हो गया। तो जो हमारा फ्लक्स है यहाँ से स्मॉल फ्लक्स डी फाई जो डिफाइन होगा वह क्या होगा, आपका वेक्टर ई और डॉट डी एस के मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमारा टोटल फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अभी इसके विषय में मैंने आपको बताया है, इस तरह से इसको आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ई और क्या आपका कास ऑफ थीटा इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, और यही चीज़ क्या बताएगा, आपका फ्लक्स बताएगा। क्लियर हो गया। तो अगर हम इसको अगर फुल्ली क्वांटिटी लें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाई होगा, फाई इक्वल टू ई एस कास ऑफ थीटा। यहाँ यस क्या है, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, यह टोटल सरफेस एरिया हो गया, यह पूरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनके बीच में यह एंगल कॉस ऑफ थीटा है। तो अब केसेस देखते हैं हम। केस फर्स्ट देखिए यहाँ पर, केस फर्स्ट केस में जब थीटा की वैल्यू कितना हो, 0 डिग्री हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो फील्ड की डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस केस में क्या होता है, यह एंगल हमारा 0 होता है। इस केस में हमारा फ्लक्स जो होता है वह ई और यस होता है, और यह क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं कि हमारा सरफेस इस तरह से हो गया, सरफेस यह हमारा हो गया, सरफेस की डायरेक्शन यह हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, या 90 डिग्री हो गया। तो केस सेकेंड के केस में क्या होगा, केस सेकेंड में कि थीटा की डिग्री वैल्यू 90 डिग्री, तो हमारा फाई कितना हो जाएगा, ई और यस कास ऑफ 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में हमारा फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एक बात सामने निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई कि अगर किसी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही हैं तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि उसके परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि इस सरफेस के पैरेलल हो जाएंगी, इस सरफेस पैरेलल नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर, जिससे सरफेस की डायरेक्शन यह हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यह हो गई, ये परपेंडिकुलर रहेंगी, तब के केस में कोई फ्लक्स उसमें नहीं होगा। अब आते हैं, यह फ्लक्स हमारा कब निगेटिव होगा, तो इसको मैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि हमारा फ्लक्स कब निगेटिव होता है और फ्लक्स कब हमारा पॉजिटिव होता है। आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम सपोज करें यह हमारा एलिमेंट क्या है, डी एस है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर इसके नॉर्मल की डायरेक्शंस में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है हमारा इसी डायरेक्शंस में है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, हमारा दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में हमारा थीटा क्या है, आपका 0 है, तो हमारा फाई क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव होगा। यानी कि थीटा की वैल्यू, यानी कि वेक्टर फील्ड और जो है सरफेस फील्ड के बीच में एंगल किसके किसके बीच में होगा, 0 से लेकर के थीटा कहाँ होगा, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0,
तब के केस में यह क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। दूसरा केस हम लेते हैं, हम इसका केस ले रहे हैं, यह हमारा सरफेस एरिया हो गया और हमारा यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इनके बीच में थीटा की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो फाई क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। अब दूसरा केस हम एक और लेना चाहते हैं, यहाँ से वो देखिए कि यह सरफेस हमारा है, सरफेस की डायरेक्शंस क्या हो गई, यहाँ से ds की डायरेक्शंस यह हो गई और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पास कर रहा है, तो इनके बीच में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस केस में हमारा फाई क्या होगा, वह निगेटिव होगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, तब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव होगा। अब एक बात और आती है, उस बात पर हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं कि अगर यह सारा चीज़ मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा फ्लक्स कैसे हम उसको निगेटिव लेंगे, कैसे उसको हम पॉजिटिव लेंगे। सपोज करिए यह क्या है, एक कोई सिलेंडर है, ठीक है ना। अब इस सिलेंडर हम यहाँ देख रहे हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, सिलेंडर से पास कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यह डायरेक्शंस हो गई। अब यहाँ दो सरफेस है, यह सरफेस की डायरेक्शन निकालेंगे तो इधर की तरफ होगा और इस सरफेस की डायरेक्शन निकालेंगे तो इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या फील्ड लाइन के बेस पर, यह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस फील्ड लाइन के बेस पर हम उसको बताना चाहेंगे कि देखिए इसकी डायरेक्शन इधर हो गई और जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन इधर हो गई, तो इस केस में हमारा फाई क्या होगा, वह क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। और इस केस में देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमारा फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये रहा फ्लक्स और कब फ्लक्स की डिफिनीशंस, और उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब उसको जो है आप पढ़ लेंगे, ये वीडियो को देख लेंगे। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है गॉस थ्योरम बताऊंगा। धन्यवाद।